Reincarnation of cold-blooded queen in novel episode 3। उसको ऐसे रोते देख सबको बुरा लग रहा था। विपुल जी नियति को देखकर बोले, नियति अब प्लीज चुप हो जाओ। तुम ऐसे कैसे अपनी बहन को मनहूस कह सकती हो। मानता हूँ सीखा ने गलत किया, पर तुम गुस्सा रूही पर तो नहीं निकाल सकती ना। मिस्टर विपुल शेखावत को अपनी पहली बीबी की बेटी से इतना प्यार है, क्यों जब आपकी बीबी मुझे मनहूस कह रही थी तब तो आप बोलने नहीं आए। जब बात आपकी प्यारी बेटी की आई तो आपके दिल में दर्द हो रहा है। अब आगे। नियति की बात सुन मार विपुल जी को बहुत बुरा लगा। सीखा जी तो पहले भी हमेशा नियति को मनहूस कहती थी, पर विपुल जी ने कभी भी उन्हें कुछ नहीं बोला। आज उन्हें पछतावा हो रहा था। वो छोटी छोटी बात जब रूही को इतना दुख पहुंचा सकती है, तो नियति को भी सीखा जी के मुंह से मनहूस सुनकर बुरा लगता होगा ना। ये इसके चीटियार हुए उन्होंने घूर कर सीखा जी को देखा। सीखा जी का सिर नीचे झुक गया। सच में नियति ने कुछ भी नहीं किया था जिस वजह से वो उसे मनहूस कहे। पर जब नियति पेट में थी, 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, तब उनके पेट पर प्रेशर ना पड़े, इसलिए पार्वती जी रूही को सीखा जी से थोड़ा दूर रहने को कहती थी। और इस वजह से रूही बहुत रोती थी, और इसलिए विपुल जी की और उनके बीच रिश्ता थोड़ा खट्टा सा हो गया था। और इसका रीजन वो अपने पेट में पल रही बच्ची को ही मानने लगी। इसलिए वो नियति को हमेशा मनहूस कह दिया करती थी, पर उन्हें नहीं पता था कि ये मनहूस वर्ड नियति के दिमाग में इस तरह छप जाएगा। सीखा जी ने नियति को देखा जो उनकी बेटी थी, जिसे उन्होंने कभी प्यार नहीं किया था। ठीक है, मैं तुमसे सॉरी बोल रही हूँ, पर तुम आगे से कभी भी मेरी रूही को मनहूस नहीं बोलोगी। सीखा जी गहरी सांस लेकर अपनी प्राइड को साइड में रखते हुए बोली। ये सुनकर नियति की होंठों पर डेंजरस स्माइल आ गई। वाह मिसेस शेखावत, क्या बात है। आप अपनी बेटी रूही के लिए अपनी सो कॉल प्राइड को साइड में रख के मुझसे पहली बार माफी मांगने को भी तैयार हैं। क्या प्यार है सौतेली माँ बेटी के बीच में, जो खुद की बेटी को प्यार नहीं दे सकती, वो अपनी सौतेली बेटी से इतना प्यार करती है। स्ट्रेंज। एनीवेज, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं क्या कहूँगी मैं मेरी मूड पर डिपेंड करता है। जितनी बार आपकी इस घटिया मुंह से घटिया मनहूस बातें निकलेगी, उतनी बार मैं आपकी लाडली बेटी को मनहूस कहूंगी। नियति ने कंधे उचकाते हुए बोला। तो सबने हार मान लिया। विपुल जी बोले, सीखा आज से नियति के लिए आप कभी ऐसी घटिया वर्ड इस्तेमाल नहीं करेगी। सीखा ने भी हाँ में सिर हिला दिया। वही रूही नफरत से नियति को देख रही थी। तभी नेहा रोते हुए बोली, ये सब मेरी वजह से ही रहा है। मैं इस घर की मेंबर नहीं हूँ, फिर भी अंकल ने मुझे शेयर्स दिया। लगता है नियति इस वजह से ज्यादा गुस्सा है। मुझे भी अपनी मोम के साथ मर जाना चाहिए था। मुझे इस घर में नहीं आना चाहिए था। सॉरी आंटी, सॉरी अंकल, सॉरी भाई, आज मेरी वजह से आप नियति ने आपको इतना सब कुछ सुनाया। मुझे इस घर में रहना ही नहीं चाहिए। मुझे इस घर को छोड़ देना चाहिए। इतना कहकर वो चेयर से उठने की कोशिश करने लगी, पर लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गया क्योंकि उसकी पैर की बोन सच में थोड़ा फ्रैक्चर हो गया था। रूही और अमृत दोनों ने जल्दी से नेहा को पकड़ लिया और उसे सोफे पर बिठा दिया। तुम्हें यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोई तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल रहा है। नेहा, तुम भी इस घर की बेटी हो। अमृत ने प्यार से बोला। अर्जित भी उसके पास चला गया और उसकी सिर पर हाथ फेर कर बोला, तुम हमारी बहन हो। तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। नियति ने तुम्हें पॉइंट आउट करके कुछ नहीं कहा। हाँ, नियति ने तो बस मुझे इंसल्ट करने के लिए कहा है। उसने तुम्हें कुछ नहीं कहा। रूही सुबकते हुए बोली। तभी नियति हंसते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, मिस्टर अमृत और मिस्टर अर्जित ने बिल्कुल सही कहा। ये शेखावत मेंशन एक धर्मशाला है। यहाँ कोई भी एरा गेरा आकर रह सकता है। मिस्टर विजय शेखावत और पहली बीबी की जितने भी रिलेटिव हैं वो सब उनकी बेटी और बेटा हैं। उन्हें सिर्फ अपनी दूसरी बेटी से प्रॉब्लम है, बाकी किसी से नहीं। क्योंकि उनकी दूसरी बेटी उनकी पहली बीबी उनकी पहले प्यार से रिलेटेड नहीं है ना। वैसे तुम अगर चल नहीं पा रही हो तो मैं गार्ड्स को बुलाऊं। तुम्हें उठाकर इस मेंशन से वो अच्छे से बाहर फेंक देंगे, ताकि एटलीस्ट एक कूड़ा तो इस घर से बाहर जाए। उसकी बात सुनकर नेहा की आंखें लाल हो गई। नफरत और गुस्से से वो अंदर ही अंदर जल रही थी। वहीं नियति की मुंह से बार बार अपनी पहली बीबी की जिक्र सुनकर विपुल जी और भी बुरा लग रहा था। नियति की बातें उनकी दिल को चीर रही थी। क्या सच में नियति रीना से रिलेटेड नहीं है, इसलिए विपुल जी ने उसे इतना हट कर दिया। वो तो बचपन में नियति से प्यार करते थे। नियति की फेशियल फीचर्स आंखें उन पर गई थी, पर बाकी सब नाक और कुछ फीचर्स पार्वती जी पर गया था।
उनके तीनों बच्चों में से किसी का भी आंख उन पर नहीं गया था। सिर्फ नियति की आंखें उनकी तरह ब्लू थी। विश्वनाथ जी की भी आंखें ब्लू थी। नियति ने उन दोनों की आंखें विरासत में पाया था। कोई भी देखेगा तो बता देगा कि नियति उनकी बेटी है। वो कैसे नियति से इतने दूर हो गए कि अब उनके बीच एक नफरत की दीवार बन चुकी है। नियति, बस अब तुम रूही के साथ नेहा को भी टारगेट कर रही हो। और तुम्हें किसने हक दिया कि तुम नेहा को कूड़ा कहो और इस घर से बाहर जाने को कहो? अर्जित गुस्से से बोला। मुझे मेरी दादी माँ ने हक दिया। वैसे भी ये घर मेरे दादाजी का है। तुम लोग किसी भी कूड़े कचरे को इस घर में उठाकर नहीं ला सकते। और जब दादाजी कोमा में थे तब भी तुम लोगों ने इस लड़की को शेर दिया। ये इस घर की कुछ नहीं है। ये सिर्फ मिस्टर विजय शेखावत की बीबी की बहन की बेटी है। अगर वो इस घर में बोल सकती है, तुम्हें क्यों नहीं? इस पर तो मेरा हक है। वैसे मिसेस शिखा शेखावत, आप सच में एक बेवकूफ़ और आंधी औरत हो। आप हमेशा मुझे मनहूस कहती हो, जब आपके पास तो मनहूसियत का भंडार है। आप खुद एक मनहूस हो। आपका पति भी एक मनहूस है। आपकी प्यारी बेटी रूही भी एक मनहूस है। और ये नेहा, ये भी एक मनहूस है ना? मैंने सुना है इसके पैदा होने के कुछ दिन बाद ही इसकी मोम और डैड की डाइवोर्स हो गया। फिर इसकी मोम की भी डेथ हो गई। सो ट्रैजिक। आप तो सबसे ज्यादा मनहूस इंसान को आपने घर पर लेकर बैठे हो। तो फिर आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मनहूस बोलने की? दादी माँ, मैं ऊपर जा रही हूँ। मुझे डर है कि इन सब मनहूस लोगों को बार बार देखने से मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। नियति ने दादी माँ को देखकर सॉफ्ट टोन में बोला। उसकी टोन पूरी तरह से बदल गई थी। दादी माँ ने प्यार से उसे देखा और बोली, ठीक है प्रिंसेस, आप ऊपर अपनी रूम में जाओ। नियति ने हाँ में सिर हिला दिया और वहां से चली गई। तभी जय चिल्लाया, रुको लिटिल सिस्टर, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। जय भी नियति के पीछे पीछे चला गया। आज उसे नियति को सबकी बेइज्जती करते देख बहुत मजा आ रहा था। जब से वो इस घर में आया था तब से उसने नोटिस किया था कि रूही और नेहा दोनों ही दो चेहरे वाली लड़की हैं। दोनों को ही नाटक करना बहुत अच्छे से आता है। जय को ऐसे लोगों से नफरत थी जो सामने कुछ और होते थे और पीठ के पीछे कुछ और होते थे। उसे ये देखकर भी गुस्सा आता था कि कैसे उसके मोम ही इन दोनों बहन के पीछे पड़ी रहती थी, जैसे ये दोनों उनकी खुद की बेटी हो। जय को तो कभी अपनी मोम का प्यार ही महसूस नहीं हुआ। और उसके डैड तो ज्यादातर अपने काम में बिजी रहते थे, कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं करते थे। बस हर महीने उसके कार्ड में ढेर सारा पैसा ट्रांसफर हो जाता था, इसलिए जय भी कभी उनसे घुलने मिलने की कोशिश बहन करता था। दादी माँ ने इन सबको देखा, फिर अपनी रूम की तरफ चली गई। उन्हें अब अपने दोनों बेटे से, बहू से या तीनों पोते पोती से कोई प्यार या लगाव नहीं था। उन्हें नियति के प्रति इन लोगों ने जो बिहेवियर किया उससे दर्द होता था। ये दादी माँ थी जिन्होंने जबरदस्ती शिखा जी को बच्चे रखने को कहा था। वो अपनी होने वाली पोते या पोती को मारना नहीं चाहती थी। उन्हें लगा था बच्चा होने के बाद सब ठीक हो जाएगा। एक बार शिखा और विपुल अपने बच्चे को देखेंगे तो उनकी सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि सब उससे उलट हुआ। सब नियति के बचपन से ही उसे नापसंद करने लगे थे। नियति उनकी गोद में ही 5 साल की हुई थी। उन्हें नियति की हालत को देखकर कभी कभी रिग्रेट होता था कि क्यों उन्होंने बच्चे रखने की जिद किया। उनकी पोती की हालत क्या हो गई है? ना तो माँ बाप का प्यार मिल रहा है, ना भाई बहन का। तब से नियति उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो गई। वो अपने दोनों बेटे बहू पोते सबको छोड़ सकती थी, पर नियति को कभी नहीं। और वैसे भी आज अगर उनके पति जिंदा हैं तो वो सिर्फ उनकी प्यारी पोती नियति की वजह से। उनके जाने के बाद अर्जित ने जल्दी से नेहा को गोद में उठाया और अमृत कार निकलने चला गया। नेहा को हॉस्पिटल ले जाना जरूरी था क्योंकि उसकी पैर बुरी तरह से फूलकर सूज गया था। बाकी सब किसी मूर्ति की तरह खड़े थे। सरिता जी ने शिखा जी को देखा जिनकी आंखों से आंसू बह रहा था। सरिता जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा और बोली, भाभी आप क्या सोच रही हैं? यही ना कि हम सबने शायद कुछ ज्यादा ही कर दिया है। शिखा जी ने सरिता जी को देखा और बोली, सरिता क्या तुम्हें भी लगता है मैं बहुत बुरी माँ हूँ? क्या मैंने नियति के दिल में इतनी नफरत भर दिया है कि अब वो हम सबको मरा हुआ देखना चाहती है? सरिता जी ने गहरी सांस लिया और बोली, भाभी आप माने या ना माने गलती तो हुई है। नियति उस वाली कितनी छोटी थी, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए था। बच्चों के दिल में जो वो देखते ही वही भर जाता है। जो भी नियति को सबने कहा नियति ने सिर्फ वही याद रखा।
और उसे समझाने की जगह हम सब उसके दिल में और नफरत भरते चले गए। सीखा जी की आंखों में आंसू आ गए। विपुल जी की आंखें भी आंसू से भर गई थी। वहीं अपनी मोम डैड को नियति के बारे में सोचते देखकर रूही जलन और नफरत से भर गई। नहीं, वो ऐसा नहीं होने दे सकती थी। ये उसकी फैमिली है, उसकी मोम डैड भाई क्यों उस नियति के बारे में सोच रहे हैं? वो नियति के साथ अब अपनी फैमिली को शेयर नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो रोने लगी। मोम डैड, ये सब मेरी गलती है, मैं सच में मनहूस हूँ। नियति ने सही कहा, मेरी वजह से माँ की जान गई और मोम भी मुझे प्यार करती है, इसलिए नियति मुझसे नफरत करती है और वो आप सबसे भी नफरत करती है। सब मेरी गलती है, मुझे अपनी माँ के साथ मर जाना चाहिए था, तब नियति को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ना आप सबका क्या मुझे मिलता, ना वो मुझसे नफरत करती। उसकी बात सुनकर सीखा जी, विपुल जी दोनों ने जल्दी से उसे दोनों साइड से गले लगा लिया। नहीं बच्चा, तुम ऐसी बातें कभी नहीं करोगी, तुम मनहूस नहीं हो, तुम तो मेरे लिए सबसे लक्की हो बच्चा। सीखा जी रूही की सिर को सहलाते हुए प्यार से बोली। तुम्हारी मोम सही कह रही है, तुम नियति की बात पर ध्यान मत दो। वो बस गुस्से में ये सब कह रही थी, उसकी नफरत की वजह से वो सही गलत कुछ समझ नहीं पा रही है, इसमें हमारी भी गलती है। हम उसे कल समझाएंगे। विपुल जी उसकी सिर को सहलाते हुए बोले। रूही की मरने की बात सुनकर ही उन्हें डर लग रहा था। उन्होंने रूही को बहुत प्यार और नाजू से पाला था। उन्हें पता था कि उन्होंने कहीं ना कहीं नियति के प्रति गलत लिया है, पर अब वो उसका कुछ भी नहीं कर सकते थे। वहीं अपनी मोम डैड की अटेंशन अपने तरफ देखकर रूही दिल ही दिल में खुश हो गई, पर बाहर से वो अभी भी सिसक सिसक कर रो रही थी। मोम डैड, मेरी वजह से आप नियति को प्यार नहीं दे पाए, मैं उसे माफ़ी मांग लूंगी। और बचपन में मोम आपने उसकी जो चीज़ मुझे लेकर दिया था, उसके लिए भी मैं खुद कंपोसेंट करूंगी। मैं उसके लिए खुद शॉपिंग करने जाऊंगी और उसके लिए ड्रेस और बाकी सब ऑर्डर करके मंगवा दूंगी। तभी सीखा जी बोली, कोई ज़रूरत नहीं है बेटा तुम्हें जाने की, तुम फ़ोन करके घर पर जो मंगवाना है हमारे मॉल से मंगवा देना। रूही ने हाँ में सिर हिला दिया। सबको लग रहा था रूही कितनी थॉटफुल है। रूही अपने रूम की तरफ बढ़ गई। उसकी होंठों पर एक बड़ी डेविल स्माइल थी। वहीं नियति अपने रूम में ये सब बैठकर देख रही थी। वो तिरछी स्माइल करके बेड पर लेटते हुए बोली, बहुत मजा आएगा तुम सबके साथ खेलने में। पहली बार शब्दों का खेल खेल रही हूँ, मुझे लगा नहीं था कि ये इतना मजेदार होगा। अगर शब्दों का खेल कोई वेपन होता तो मैं अब तक अपने सभी दुश्मनों को मार चुकी होती। ये लोग कितने बेवकूफ़ और बचकाना हैं। नियति ने डेट देखा और बोली, क्या ये कल ही होने वाला है? वैसे एक बार देखने में क्या जाता है, उनकी इंसल्ट करने में भी तो मजा आएगा। ये सोचकर नियति की होंठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। वहीं विपुल जी और सीखा जी की रूम में विपुल जी सोफे पर गुमसुम बैठे थे, वहीं सीखा जी बेड को ठीक कर रही थी। विपुल जी ने सीखा जी की तरफ देखा और बोले, सीखा क्या आपको इन 12 सालों में कभी नियति की याद नहीं आई है? उनकी अचानक सवाल सुनकर सीखा जी ने उनकी तरफ देखा और गहरी सांस लेकर बोली, अब आप ये सवाल क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि तुमने मेरी वजह से सब कुछ खो दिया? विपुल जी उन्हें देखकर बोले। नहीं, मुझे अमृत, अर्जित और रूही भी तो बदले में मिले। सीखा जी आंखों में आंसू लिए बोली। और नियति, नियति भी तो हम दोनों की बच्ची थी, फिर भी हम दोनों ने जो अमृत, अर्जित, रूही के लिए उसे इग्नोर कर दिया। विपुल जी की आंखों में आंसू आ गए। सीखा जी की आंखों में भी आंसू आ गए। पर आप जानते हो ना सब क्या कह रहे थे? और आप भी तो यही सोच रहे थे कि मैं हमारे बच्चे होने के बाद तीनों बच्चों से दूर हो जाऊंगी। सीखा जी ने अपने आंखों से आंसू साफ करते हुए बोली। मुझे माफ कर दो सीखा, मुझे नहीं पता था कि वो छोटी छोटी बातें इतनी बड़ी बन जाएगी। रूही की तरह नियति भी हमारी बच्ची थी, हम दोनों को नियति को भी उसी तरह ट्रीट करना चाहिए था जैसे हम लोगों ने रूही को किया है। विपुल जी सिर झुकाकर बोले। और उस गलती की वजह से आज ये सब हो गया, जिसे हम चाहकर भी नहीं बदल सकते। आप भी तीनों बच्चों की वजह से आपने नियति को पूरी तरह से खुद को दूर कर दिया, इसमें भी हमारी गलती है। हम दोनों अमृत, अर्जित और रूही के लिए, यहाँ तक कि नेहा के लिए भी एक अच्छे माँ बाप तो बन गए, पर अपनी छोटी बच्ची के लिए हम माँ बाप ही नहीं बन पाए, इसलिए तो वो हमारी बेटी होने से अच्छा खुद को अनाथ कहना पसंद करती है। अगर हम मर जाए तो भी हम अपनी इस गलती को नहीं सुधार सकते। विपुल जी रोने लगे। सीखा जी ने उन्हें गले लगा लिया और बोली,
आपको रोने की जरूरत नहीं, आपकी जगह कोई और होता तो वो भी उस वक्त इनसिक्योर हो जाता। वहीं दूसरी तरफ एक जंगल के बीच बड़े से घर में एक लगभग 28 साल का लड़का सोफे पर पैर चढ़ाए बैठा हुआ था। सामने दो लोगों की लाश जमीन पर पड़ी थी, जिनकी शरीर की हर हिस्से से खून बह रहा था। इस कचरे को यहाँ से उठाकर बाहर फेंको, जंगली जानवरों खाने को दे दो। उसकी बात सुनकर सामने खड़े दो आदमी जल्दी से आगे आए और बोले, ओके बॉस। उस लड़की की डार्क ब्राउन आंखें सामने घूर रही थी। वो अपनी जगह से उठा और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद दोनों आदमी ने राहत की सांस लिया। बॉस आज और भी ज्यादा गुस्से में, हाँ बॉस सुबह ही तो आए, पर इन दोनों की हिम्मत कैसे हुई उन्हें धोखा देने की। इतना कहकर दोनों ने बाहर खड़े गार्ड्स को बुलाया, इन दो लाशों को लेकर बाहर फेंक दो। वो चारों गार्ड्स उन दो डेड बॉडी को लेकर वहां से निकल गए। वहीं वो लड़का वहां से ऊपर चला गया और एक रूम के बाहर पहुंचा और रूम को अनलॉक करके अंदर चला गया। पूरे रूम में अंधेरा और सन्नाटा था, सिर्फ उस लड़के की चमकदार गहरी ब्राउन आंखें दिखाई दे रही थी। उस लड़के को डे से अंधेरों में भी सब दिखाई दे रहा था। वो सीधा वॉशरूम की तरफ चला गया तो ऑटोमेटिकली सभी लाइट्स ऑन हो गया। वो इंसान शावर के नीचे खड़ा हो गया। इस वक्त उसने अपने शर्ट उतार दिया था। सवार का पानी उसकी बालों से गिरते हुए उसकी डार्क ब्राउन आंखों को झिलमिलाते हुए उसकी 8 पैक एब्स वी शेप बॉडी पर गिरकर फिसल रहा था। वो लड़का दिखने बेहद हैंडसम था, बिल्कुल किसी ग्रीक गॉड जैसा। उसका शार्प फेशियल फीचर और ऑरा सबसे खतरनाक और अलग था। कोई अगर उसके सामने खड़ा हो जाए तो भी उसे डर लगेगा। थोड़ी देर में वो एक बाथरोब पहनकर बाहर आया और क्लोजेट में चला गया। उसने क्लोजेट से कुछ निकाला और देखने लगा। उसके हाथ में इस वक्त एक मंगलसूत्र और सिंदूर की डिब्बी थी, दोनों कस्टम मेड डायमंड कोटेड थी। उसने उस मंगलसूत्र और सिंदूर को देखा और किसी सनकी की तरह बोला, बनी इस बार फिर से मैं ही मंगलसूत्र और सिंदूर तुम्हें पहनाऊंगा, पर इस बार मैं तुम्हें ना तो कुछ होने दूंगा, ना उन सबको हमारी जिंदगी में आने दूंगा। को भी हमारे बीच आएगा, सब मरेंगे। उन सबने मुझसे जो छीना था उसके बदले में उनकी सांसें छीन लूंगा। कल वो दिन जब तुम पहली बार मेरी सामने आई थी, और इस बार भी आओगी, पर इस बार कहानी अलग होगा। मैं उन सबकी मौत और खून से हमारी प्रेम कहानी लिखूंगा बनी, बस कल मेरे सामने तुम होगी। इतना कहकर उसने उस मंगलसूत्र और सिंदूर को केयरफुली कपबोर्ड में रख दिया और चेंज करके बाहर आ गया। ये था प्रखर रायजादा, सिर्फ एशिया की ही नहीं पूरे दुनिया का बेताज बादशाह। उसकी कंपनी को वर्ल्ड में कोई बीट नहीं कर सकता था। तभी उसका फोन रिंग हुआ। कॉलर आईडी देखकर उसने कॉल रिसीव कर लिया तो उधर एक बच्चे की आवाज आई, डैडा कियान मिस यू, आप प्लीज यहाँ आ जाए ना। ये आवाज सुनकर प्रखर ने आंखें बंद कर दिया, फिर कोल्ड आवाज में बोला, डैडा कल तक आ जाएंगे, आप अभी सो जाओ, रात हो गई है ना। कुछ देर बात करके प्रखर ने फोन रख दिया और बोला, पहली बार आपकी वजह से वो मुझे मिली थी। इतना कहकर वो नीचे बालकनी में चला गया और सिगरेट का कस लेते घने जंगल को देखते हुए बोला, तुम सब खुशियां मनाओ, बहुत जल्द ही तुम्हारी क्वीन आने वाली है। उसकी फुसफुसाहट को भी देसे जंगल में रहते अनगिनत जानवरों ने सुना हो। कुछ देर तक जंगल में दहाड़ने की आवाज आने लगी, फिर सब शांत हो गया। वहीं दूसरी तरफ नेहा को अभी अभी अमृत और अर्जित घर लेकर आए थे। उसकी पैर थोड़ा फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर ने उसे कुछ दिन रेस्ट लेने के लिए बोला। नेहा ठीक से चल नहीं पा रही थी। उसे इस वक्त नियति से बहुत ज्यादा नफरत हो रही थी। इतनी नफरत उसने कभी किसी से नहीं किया था जितनी नफरत इस वक्त उसे नियति से हो रही थी। अमृत और अर्जित दोनों रूही और नेहा के पास बैठे हुए थे। रूही अपने दोनों भाइयों के बीच में बैठी हुई थी। रूही ने अपने दोनों भाइयों को बोल दिया कि वो नियति के लिए कुछ चीजें ऑर्डर कर दिया जो उसे देना है। वो ये सब बहुत मासूमियत से कह रही थी, जैसे वो कितनी अच्छी हो। अमृत ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोला, बच्चा तुमने ये तो अच्छा किया, पर क्या तुमने इस बारे में नियति से पूछा है? अर्जित भी गुस्से से बोला, उसके मन में सबके लिए कितना नफरत भरा पड़ा है। अर्जित की बात सुनकर रूही उदास हो गई और नाटक करते हुए बोली, भाई पता नहीं, पर मुझे एक बार कोशिश तो करनी ही चाहिए, और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मेरी वजह से आप सबसे इतनी नफरत करे। बचपन में आप सब मुझसे प्यार करते थे, इसलिए नियति मुझे नफरत करती थी, और अब वो आप सबसे मोम डैड से भी नफरत करती है। मैं चाहती हूँ उसकी नफरत खत्म हो जाए। कुछ भी हो, चाहे कितनी भी नफरत करे, वो है तो हमारी बहन ही ना।
रूही ये सब बहुत मासूमियत से बोल रही थी। अमृत उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, तुम बहुत समझदार हो प्रिंसेस, पर अगर नियति तुम्हारी दी हुई गिफ्ट को एक्सेप्ट ना करे तो तुम उदास मत होना और उसके साथ मत उलझना, वरना एक गुस्से और नफरत में कुछ करना दे। अर्जित गुस्से और इरिटेशन से बोला, वो नियति वो हमारी प्रिंसेस को हाथ लगा कर भी दिखाए, अगर मैंने उसे सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी अर्जित नहीं, तो फिर अपना नाम बदल दो। वैसे भी तुम्हें अर्जित नहीं बल्कि छोटा कुत्ता नाम सूट करता है। नियति नीचे आते हुए बोली। चारों उसकी तरफ देखने लगे, वही अर्जित गुस्से और नफरत से उसे घूरने लगा। तुम बदमाश लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुत्ता कहने की? अर्जित अपनी जगह से उठते हुए चिल्लाया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि विपुल जी, सीखा जी और चाचा चाची भी अपनी रूम से बाहर आ गए। मैंने इसलिए बोला क्योंकि तुम सच में हो। वैसे भी क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि अगर तुमने मुझे सबक नहीं सिखाया तो तुम्हारा नाम अर्जित नहीं? मुझे तो तुम इस जन्म में क्या अपने अगले 7 जन्म में भी सबक नहीं सिखा सकते हो, तो मैंने इसलिए तुम्हारा नाम बदल कर छोटा कुत्ता रख दिया। वैसे अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं तुम्हें कोई दूसरा नाम दे सकती हूँ। सुअर, ये नाम कैसे रहेगा? वैसे भी कुत्ते लॉयल होते हैं और तुम कितने लॉयल हो मुझे नहीं पता, इसलिए तुम्हारे लिए सुअर ही ठीक रहेगा। ये नाम तुम्हें परफेक्टली सूट करता है। नियति, अब तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। अर्जित ने तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा था, फिर तुम उसकी बेइज्जती क्यों कर रही हो? अमृत गुस्से से बोला। अब तो वो नहीं चाहता था कि उसकी प्रिंसेस नियति को गिफ्ट देकर माफी मांगे। क्या पता नियति फिर से रूही को इंसल्ट करे तो उसकी प्रिंसेस को कितना दुख होगा। अर्जित भी गुस्से से नियति को घूर रहा था। अच्छा, मेरे बारे में उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि मैं नियति अगर तुम्हारी लाडली प्रिंसेस को हाथ लगाया तो वो मुझे सबक सिखाएंगे। आपको क्या लगता मैं किसी मनहूस कचरे को हाथ लगाऊंगी? मुझे मेरी हाथ को ऐसे इंसान को छूकर गंदा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर मिस्टर अर्जित ने पहले ही अपने दिमाग ने ये सब सोच लिया है, तो फिर मुझे हाथ लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद चाहे मुझे उस गंदगी को दूर करने के लिए सैनिटाइजर से नहाना ही क्यों ना पड़े। नियति की बातों में रूही के लिए बेइज्जती साफ थी। नियति रूही को कचरा और मनहूस कह रही थी। रूही से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी, उसे नियति से नफरत हो रही थी। नियति उसे बार बार कचरा कैसे कह सकती है? वो इस घर की और अपनी मोम डैड भाइयों की प्रिंसेस है। आज तक उसकी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी जितना नियति यहाँ आने के बाद कर रही थी। अर्जित गुस्से से नियति को मारने के लिए आगे बढ़ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी प्रिंसेस को फिर से कचरा और मनहूस कहने की? वहीं उसे नियति को मारने के लिए आगे बढ़ते देख विपुल जी, सीखा जी हड़बड़ा गए। उन्हें नियति की स्ट्रेंथ पता चल गई थी जब नियति ने सीखा जी की हाथ को पकड़ा था। ऊपर से नियति की नफरत को और हवा नहीं देना चाहते थे, पर जब तक वो सीढ़ियों से नीचे आए बहुत देर हो चुकी थी। अर्जित नियत को मारने के लिए उसके पास आ चुका था। गुस्से में अर्जित ये भी भूल चुका था कि नियति के अंदर कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है। इससे पहले कि वो नियति को मारता, नियति ने उसके घुटनों पर एक तेज किक किया। अर्जित अपनी जगह पर ही रुक गया और नीचे घुटनों के बल बैठ गया। उसे अपने घुटनों पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। नियति ने घिन से उसे देखा और बोली, तुम मुझे छूने की लायक नहीं हो, मारना तो दूर की बात है। आगे से अगर कभी मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तो तुम्हारी हाथ को तोड़ दूंगी, और मैं ऐसे ही खाली धमकियां नहीं दे रही हूं, तुम चाहो तो इसे आजमा सकते हो मिस्टर अर्जित कपूर। वही रूही और नेहा को खुश थे और अपने भाई की हाथों नियति को मार खाता हुआ देखना चाहते थे, पर अर्जित की हालत देखकर उन दोनों का चेहरा काला पड़ गया। क्या ये लड़की सच में इतना स्ट्रोंग है कि वो उनके अर्जित भाई को एक किक में घुटनों पर बैठने के लिए मजबूर कर दे? इसका अर्जित भाई बहुत स्ट्रोंग था। एक सिंगर और एक्टर होने की वजह से उसने कई सारी मार्शल आर्ट सीखा था जो उसकी मूवी में काम आता था। क्या वो सभी मार्शल आर्ट को उनका भाई भूल चुका है? नियति ने सबको देखा जो हैरानी से खड़े थे, फिर बाहर की तरफ चली गई। अर्जित गुस्से से उसे घूर रहा था। दर्द की वजह से वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वहीं बाकी सब बस हैरानी से खड़े नियति को वहां से जाते हुए देख रहे थे। अमृत जल्दी से आगे आया और अर्जित को उठाकर सोफे पर बिठा दिया। तभी जय नीचे भागते हुए आया और चिल्लाया, बच्चा रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा था। इतना कहकर वो भागकर स्पीड में बाहर की तरफ चला गया। सब बस उनकी पीठ को घूर रहे थे। अर्जित दर्द को बर्दाश्त करते हुए रूही को देखकर बोला,
प्रिंसेस, तुमने उसकी बिहेवियर देखा ना? क्या तुम अभी भी उसे गिफ्ट देकर माफ़ी मांगना चाहती हो? क्या पता वो तुम्हारी माफ़ी एक्सेप्ट करेगी या नहीं। तभी सीखा जी भी उसके पास आकर बोली, अर्जित सही कह रहा है बच्चा, तुम्हें सोचना चाहिए, वैसे भी वो किसी की बात को सुनेगी ये नहीं लग रहा है। विपुल जी बस खड़े अपनी ख्यालों में डूब गए थे। नियति की आंखों में इतनी नफरत देखकर वो उदास थे। नहीं मोम, ये सब मेरी वजह से ही रहा है। अगर आप सब मुझसे नियति से ज्यादा प्यार नहीं करते, अगर मैं इतनी वीक नहीं होती, तो आप भी नियति की ख्याल रखते तो नियति मुझसे नफरत नहीं करती और ना ही आप सबसे नफरत करती। इसलिए मुझे उसे कंपोसेट करना है ताकि वो आप सबको भी माफ कर दे। सीखा जी ने उसे रोते हुए देखकर गले लगा लिया और बोली, तुम बहुत थॉटफुल हो बच्चा, पर अपनी दिमाग को ज्यादा स्ट्रेस मत दो। तभी दादी माँ नीचे आते हुए हंसते हुए बोली, वाह, खुद की बेटी के बारे में जिसे कुछ भी पता नहीं है, पर रूही के बारे में तुम्हें बहुत कुछ पता है। वैसे रूही, तुम नियति को कैसे कंपोसेंट करना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी गिफ्ट से और माफी से मेरी प्रिंसेस की बचपन लौट आएगी? क्या वो अपनी बचपन को भूल जाएगी? क्या तुम्हारी वजह से इन सबने उसके साथ जो किया वो उसे भूल जाएगी? तुम इतनी भोली तो हो नहीं जितनी तुम खुद को दिखाने की कोशिश कर रही हो। भले ये सब अंधे हो, पर मैंने दुनिया देखा है, इसलिए मेरी बच्ची से तुम्हें माफी मांगने की नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। पार्वती जी की बात सुन मार सीखा जी की आंखें नम हो गई। वही रूही रोते हुए बोली, दादी माँ आप ये क्या कह रही हैं? मैं भला नियति से मांगने की नाटक क्यों करूंगी? मैं सच में उससे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करती हो क्योंकि मेरी वजह से नियति को हॉस्टल भेजा गया था, पर इसमें मेरी क्या गलती है? अगर नियति ने मुझे नफरत में हट करने की कोशिश की तो? तभी वो आगे कुछ बोलती, दादी माँ ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और ठंडे भाव से बोली, तुम ये कहानी किसी और को सुनाना, मुझे नहीं। मैं अपनी प्रिंसेस को अच्छे से जानती हूँ। नियति को सीखा ने नहीं बल्कि मैंने अपने सीने से लगाकर 5 साल तक पाला था। क्योंकि तुम सीखा मेरी बच्ची की माँ बनने की लायक नहीं थी। तुम सबको क्या लगता है मुझे नहीं पता कि मेरी मासूम बच्ची कैसी थी? वो 5 साल की बच्ची तुम जैसी 8 साल की बच्ची को मारने की कोशिश करेगी, जबकि उस वक्त वो कितनी बीमार थी। तुम्हारी ये झूठी बातें तुम्हारे बेवकूफ़ अंधे मोम, डैड और भाई ही विश्वास करेंगे। तुम मेरे सामने तो बकवास करना ही मत। उनकी बात सुन मार विपुल जी, सीखा जी और अमृत अर्जित को भी वो घटना याद आ गई। उस वक्त सच में नियति काफी कमजोर और बीमार थी। सबको किसी सोच में देखकर रूही घबरा गई और रोते हुए बोली, दादी माँ आपको क्या लगता है मैंने झूठ बोला है? आप मुझसे इतनी गुस्से और नाराज क्यों हैं? मैंने कोई झूठ नहीं बोला और मैं सिंसियरली नियति से माफी मांगना चाहती हूँ। वो सिसक सिसक कर रो रही थी। सबने सोचा रूही कैसे झूठ बोल सकती है? रूही तो कितनी प्यारी और सेंसिबल बच्ची है, और भला वो झूठ क्यों बोलेगी? दादी माँ ने उसे मजाक भरी आंखों से देखा, बटलर को बुलाया और कार निकालने को बोलकर वो बाहर की तरफ चली गई। वो हॉस्पिटल जाने वाली थी विश्वनाथ जी के से मिलने के लिए। मुझे पता नहीं बच्ची, तुमने झूठ नहीं बोला होगा। सीखा जी, अमृत, अर्जित सब उसे समझाने की कोशिश करने लगे ताकि वो रोना बंद कर दे। दादी माँ ने पीछे मुड़कर गुस्से से उन्हें देखा और मैं ही मन बोली, मेरी बच्ची को तुम देसे परिवार की कोई जरूरत ही नहीं है। बहुत जल्द तुम सब पछताने वाले हो, तब जाकर तुम सबको महसूस होगा कि तुम सबने क्या खो दिया है। इतना सोचकर दादी माँ बाहर चली गई और कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। वहीं दूसरी तरफ नियति के कार में नियति ड्राइव कर रही थी और जय पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था। लिटिल प्रिंसेस, वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? जय ने नियति को देखते हुए पूछा। तो नियति फास्ट ड्राइव करते हुए बोली, क्या आपको एडवेंचर करना ज्यादा नहीं है? हम कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं। नियति की बात सुनकर जय एक्साइटेड हो गया और बोला, मतलब क्या हम किसी माउंटेन पर जाने वाले हैं या कहीं और? जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। नियति उसकी क्यूरियोसिटी को और इंक्रीज करते हुए बोली। उसकी बात सुनकर जय और भी खुश और एक्साइटेड हो गया। वो ये देखने के लिए एक्साइटेड था कि उसकी बहन अभी उसे कौन सी एडवेंचर करने लेकर जा रही है। थोड़ी देर बाद नियति सिटी से थोड़ी दूर आ गई थी। वही जय तो नियति से यहाँ वहाँ के बात पूछने में लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद वो लोग अपने डेस्टिनेशन की जगह पहुंच गए। नियति ने अंदर पार्किंग में कार रोक दिया। जय भी कार से उतर गया। सामने एसोसिएशन था। आज यहाँ कार रेसिंग ऑर्गेनाइज किया गया था।
नियति ने अपना मास्क पहन लिया और दोनों एंट्रेंस की तरफ चले गए। वहीं जय तो हैरान और एक्साइटेड था, वो भी आज यहाँ कार रेसिंग देखना चाहता था। इनफैक्ट वो तो कब से इस एसोसिएशन में शामिल भी होना चाहता था, पर अफसोस उसे टाइम भी नहीं मिला और ना ही उसके पास यहाँ का पास था। जय एक्साइटेड ही कर बोला, लिटिल सिस्टर यहाँ तो आज एक रेस होने वाली है, पर अफसोस मेरे पास टिकट नहीं है। क्या तुम्हारे पास हम दोनों के लिए टिकट पास है? हाँ मेरे पास टिकट है। क्या आपको रेस पसंद नहीं है? तो चलिए आज रेस एंजॉय करते हैं, नियति ने हंसते हुए कहा। जय और भी खुश हो गया, उसकी प्यारी लिटिल सिस्टर कितनी थॉटफुल है और उनके फैमिली वाले उसकी प्यारी बहन को कैसे ट्रीट करते हैं। उसने मन ही मन सोच लिया था कि आज से जो कोई भी उसकी लिटिल सिस्टर को परेशान करेगा वो उसका दुश्मन होगा, चाहे वो घरवाले या मोम डैड ही क्यों ना हो, वो किसी को भी अपनी प्यारी बहन को परेशान नहीं करने देगा। जय एंट्रेंस की तरफ बढ़ रहा था, तभी नियति ने उसकी हाथ पकड़कर खींच लिया। भाई हमें इस एंट्रेंस से नहीं जाना है। उसकी बात सुनकर जय कंफ्यूज हो गया और बोला, क्यों तुम्हारे पास तो टिकट है ना, तो फिर हम यहाँ से नहीं जाएंगे तो कहाँ से जाएंगे? जय सामने एंट्रेंस को देखा जहाँ लोगों की लाइन लगी हुई थी। आज बहुत बड़ी रेस ऑर्गेनाइज की गई थी, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग आए थे जिन्हें रेस पसंद था। नियति उसकी हाथ पकड़कर वीवीआईपी एंट्रेंस की तरफ ले गई। वीवीआईपी एंट्रेंस पर सिर्फ वही लोग जा सकते थे जो बहुत इन्फ्लुएंशियल हो या एसोसिएशन के मेंबर हो, बाकी कोई इस एंट्रेंस से अंदर नहीं जा सकता था। लिटिल सिस्टर डोंट टेल मी कि हम इस एंट्रेंस से अंदर जाएंगे, यहाँ पर तो टिकट के साथ भी अलाउड नहीं है, मैंने पहले सुना था। पर नियति ने कोई जवाब नहीं दिया, वो सीधे आगे बढ़ गई। जय को डर लगने लगा था, वो नियति को कवर करने को तैयार था। उसे लग रहा था नियति यहाँ पहली बार आए हैं तो उसे यहाँ की रूल्स के बारे में नहीं पता होगा कि टिकट होने के बाद भी हम वीवीआईपी एंट्रेंस से अंदर नहीं जा सकते। उसे ये भी डर लग रहा था कि कहीं यहाँ उनकी बेइज्जती ना हो जाए। वो खुद को बेइज्जत करने को तैयार था, पर उसकी बहन को किसी को कुछ नहीं कहने देगा, क्योंकि कॉमन एंट्रेंस में खड़े लगभग सभी लोग उन्हें ही जलन और हैरानी से देख रहे थे। वहां खड़े लोगों में भी सभी अच्छे रिच फैमिली से थे, अगर कुछ भी हुआ तो ये लोग जरूर उनका मजाक उड़ाएंगे। पर जैसे ही वो गेट के पास पहुंचे गार्ड्स अलर्ट हो गए। नियति को देखते ही वो पहचान गए। भले ही नियति ने मास्क पहन रखा था, फिर भी नियति उनकी बोस थी और यहाँ कई बार आई थी, इसलिए गार्ड्स कभी उसे नहीं भूल सकते थे। तभी कॉमन एंट्रेंस की तरफ एक मजाक से भरी आवाज आया, अरे क्या ये जय शेखावत नहीं है? शेखावत फैमिली का बेकार छोटा बेटा। जय और नियति ने कॉमन एंट्रेंस की तरफ देखा, जहां एक लड़का और एक लड़की खड़े उन दोनों को ही मजाकिया भाव लिए देख रहे थे। जय ने जब उन दोनों को देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। ये दोनों उसके ही क्लास में थे, एक था मिहिर राठी और दूसरी उसकी गर्लफ्रेंड रिहाना। मिहिर हमेशा से ही जय से जलता था और उससे उलझता रहता था। वो अर्जित का एक बहुत अच्छा दोस्त भी था। जय अपने फैमिली के साथ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता था और उसने बिजनेस ज्वाइन करने के लिए साफ साफ मना कर दिया था, जिस वजह से दादाजी और दादी माँ को छोड़कर घर में कोई भी उसे ज्यादा पसंद नहीं करता था। इसलिए वो भी उन सब से दूर ही रहता था, उसे उन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। और इसी वजह से ये लड़का उसे हमेशा कुछ ना कुछ कहता था। उसके हिसाब से जय शेखावत फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, जो कि थोड़ा सच भी था। क्या ये कुत्ता आप पर भौंक रहा है भाई? नियति ने आंखें सिकोड़ कर कहा। उसे नियति की यादों से पता चल रहा था कि ये लड़का मिहिर राठी था, राठी फैमिली का बारिश, जिस वजह से वो बहुत घमंडी था और उसने जय और नियति को दोनों को ही परेशान किया था। वहीं उसके मुंह से आपने लिए कुत्ता सुनकर मिहिर गुस्से से भर गया। वो गुस्से से चिल्लाया, तुम छोटी लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुत्ता कहने की? वहीं उसकी गर्लफ्रेंड रिहाना जो उसके पास घमंड से खड़ी थी, वो भी गुस्से से भर गई। ये लड़की नेहा और रूही की दोस्त थी और हमेशा रूही की चापलूसी करती थी। आज वो मिहिर के साथ पैसा देकर शो ऑफ करने आई थी कि वो भी यहाँ की टिकट लेकर अंदर जा सकती है। उसे अंदर जाते ही फोटो खींचकर अपलोड करना था। वहीं जय अपनी बहन की बात सुनकर हंसने लगा। उसकी बहन मुंह पर ही लोगों की बेइज्जती करती थी। तभी गार्ड भी गुस्से से बोले, और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी बॉस के साथ आए मेहमान को कुछ भी बोलने की? बस टिकट लेकर आ जाने से तुम क्या खुद को कहीं का महाराजा समझते हो?
सभी गार्ड गुस्से में थे, वहीं उन सबको गुस्से में खुद पर ही चिल्लाता देखकर मिहिर और रिहाना हैरान हो गए। वहीं एंट्रेंस पर खड़े बाकी लोग भी उन्हें अजीब नजरों से देखने लगे। वहीं जय तो हैरान था, अभी अभी क्या कहा इन गार्ड्स ने उसकी लिटिल सिस्टर को बॉस? क्या मतलब हुआ उसकी 17 साल की लिटिल सिस्टर यहाँ की बॉस कैसे ही गई? क्या इन लोगों को कोई गलतफहमी हो रही है? सभी गार्ड्स ने एक साथ नियति को ग्रिट किया। कॉमन एंट्रेंस पर चेक कर रहे गार्ड्स ने भी नियति को दूर से ग्रिट किया। ये देखकर कॉमन एंट्रेंस पर खड़े सभी लोग ईर्ष्या और जलन से भर गए। उन्हें जय से भी जलन हो रही थी कि वो इतनी हाई प्रोफाइल लड़की का भाई है। नियति की खूबसूरती भी सबको अट्रैक्ट कर रही थी। भले ही वो मास्क में थी पर उसकी आंखें ही काफी थी किसी को पागल बनाने के लिए। वहीं नियति ने गार्ड को कुछ इशारा किया तो 2 गार्ड मिहिर और रिहाना की तरफ बढ़ गए। वहीं मिहिर और रिहाना तो हैरान खड़ी थी, जो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। 2 गार्ड्स ने मिहिर और रिहाना दोनों को पकड़ लिया और बोले, आप दोनों के टिकट को कैंसिल किया जाता है, आपको रिफंड मिल जाएगा, पर आप रेस देखने अंदर नहीं जा सकते। ये सुनकर मिहिर होश में आया। ये क्या कह रहे हो? हमने पहले ही टिकट बुक किया है, आप सब कैसे हमें इस तरह यहाँ से बाहर कर सकते हो? रिहाना गुस्से से बोली। फिर मिहिर की बाहों को पकड़कर बोली, मिहिर बेबी कुछ करो, देखो ये सब हमें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। रिहाना यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। उसने अपने फ्रेंड्स ग्रुप में बोल दिया था कि आज वो मिहिर के साथ इतने बड़े एसोसिएशन में हो रही रेस को देखने जा रही हैं। वो सबके बीच खुद को सुपीरियर मानती थी, क्योंकि यहाँ आने के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं, कनेक्शन की भी जरूरत होती थी। कोई भी ऐसे ही यहाँ नहीं आ सकता था। यहाँ जितने लोग आए थे सब किसी ना किसी के कनेक्शन से ही यहाँ टिकट लेकर आए थे। मिहिर कुछ कहता उससे पहले ही गार्ड उसे पकड़कर बाहर की तरफ ले गए। रिहाना लड़की थी इसलिए गार्ड्स उसे ज्यादा टच नहीं कर रहे थे। गार्ड को मिहिर को ले जाते देख रिहाना भी उसके पीछे भागी। वहीं मिहिर भी छूटने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। नियति जय को आगे चलने के लिए बोली, भाई अंदर चलिए। सभी गार्ड्स जय को भी रिस्पेक्ट के साथ एस्कॉर्ट कर रहे थे। वहीं अपनी बहन की पावर को यहाँ देखकर जय हैरान था। उसे मिहिर और रिहाना की हालत देखकर भी काफी मजा आ रहा था। वो क्या बोले उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी बहन कितनी औसम है। जय चारों ओर देख रहा था। थोड़ी देर पहले ये लोग उन्हें मजाक भरी नजरों से देख रहे थे, पर अब देखो उनकी नजर बदल गई थी। कुछ लोग उन्हें जलन से देख रहे थे तो कुछ लोग उसे रिस्पेक्ट के साथ देख रहे थे। तभी एक आदमी दौड़ते हुए गेट के पास आया और नियति को ग्रिट किया। ये कोई और नहीं, नियति का असिस्टेंट रचित था, जो पहले ही आ गया था। फिर उसने जय को देखा। वो कंफ्यूज था कि ये लड़का कौन है। वो अपने बॉस के साथ पहली बार इस लड़के को देख रहा था। बॉस ये कौन है? रचित ने धीरे से पूछा। तो नियति स्माइल करते हुए बोली, ये मेरे भाई हैं, जय भाई। अपनी बॉस की बात सुनकर रचित ने जल्दी से जय को भी ग्रिट किया। वेलकम सर, इट इज ऑन ऑनर कि आप आज बॉस के साथ यहाँ रेस एंजॉय करने आए हैं। मैं आज पहली बार बॉस के किसी फैमिली मेंबर से मिल रहा हूँ, प्लीज कम इन सर। रचित बहुत रिस्पेक्टफुल था ये जानने के बाद कि ये लड़के उसकी डेविल बॉस का भाई हैं। वहीं बाकी गार्ड्स और भी रिस्पेक्टफुल हो गए। जय बस तब था, उसकी बहन है कौन? आखिर जो इतने बड़े एसोसिएशन के लोग उसे इतने रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट कर रहे हैं। नियति ने जय को देखा, फिर सिर हिला दिया। उसका ये भाई सबसे अलग था, इसलिए तो उसके खिलाफ प्लानिंग होने पर भी वो उदासीन रहता था, जैसे वो सब कुछ में अनइंटरेस्टेड हो, बिल्कुल उसकी तरह। नियति ने जब देखा जय अभी भी अपने जगह पर खड़ा है, उसने अपने भाई के हाथ को पकड़ा और एंट्रेंस गेट के अंदर चली गई। रचित भी उनके साथ साथ चला गया। जय होश में आकर नियति को देखा और पूछा, लिटिल सिस्टर वो लोग तुम्हें बॉस क्यों कह रहे थे? क्या तुम भी एसोसिएशन का मेंबर हो? जय इस वक्त किसी क्यूरियस छोटे बच्चे की तरह लग रहा था। नियति ने बस हाँ में सिर हिला दिया। वैसे भी उसके भाई को कुछ ही देर में पता चल ही जाएगा कि वो कौन है, तो वो ज्यादा बात क्यों करे। वहीं मिहिर और रिहाना को गार्ड लेकर बाहर फेंक चुके थे। मिहिर की स्ट्रगल करने की वजह से उसकी माथे पर और गाल पर चोट भी लगी थी। ये लोग हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? रिहाना धूप में खड़ी होकर अपना पैर पटक रही थी। अब वो अपने दोस्तों को क्या बताएगी और कैसे खुद को सुपीरियर दिखाएगी? उसके सारी फ्रेंड्स कितना मजाक उड़ाएंगे उसकी। ये सब सोचकर रिहाना को और भी गुस्सा आ रहा था। धूप में खड़ी होकर उसकी मेकअप की स्किन खराब हो रही थी। मिहिर भी गुस्से से नीचे से उठ गया।
उसका महंगा ड्रेस धूल लगकर खराब हो चुका था। उसे उस लड़की पर इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था जो जय के साथ था, पर अफसोस वो ये नहीं जानता था कि जय के साथ जो लड़की थी वो आखिर थी कौन। उसने कुछ सोचा, फिर रेहाना से बोला, तुम रूही को फोन करके क्यों नींद पूछती कि आखिर वो लड़की थी कौन। वो लड़की बहुत पावरफुल लग रही थी। मिहिर की आंखों के सामने नियति की खूबसूरत आंखें और स्ट्रोंग अपीयरेंस घूम रहा था। वो श्योर था कि भले ही वो लड़की मास्क में थी, फिर भी वो लड़की बहुत खूबसूरत होगी। उसकी फेयर स्किन, ब्लू आंखें ही सबको पागल बनाने के लिए काफी है। रेहाना ने जल्दी से रूही को कॉल किया। उसे भी जानना था कि आखिरकार जय के साथ खड़ी लड़की क्यों थी, क्योंकि उसे उस लड़की से नफरत हो रही थी, खास करके मिहिर की आंखों में जो उस लड़की के लिए लालच दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर उसे और भी गुस्सा आ रहा था। उन दोनों को सबके सामने एंट्रेंस से घसीटकर बाहर फेंक दिया गया था, जिस वजह से उसे और भी ज्यादा बेइज्जत महसूस हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। वहीं रूही लिविंग हॉल में सोफे पर बैठी थी। विपुल जी और अमृत को छोड़कर बाकी सब वहीं बैठकर बातें कर रहे थे। तभी रूही की फोन रिंग हुआ। रेहाना की कॉल देखकर रूही ने जल्दी से फोन उठा लिया। रेहाना की बात सुनकर पहले तो रूही कंफ्यूज हो गई, फिर हैरान हो गई। क्या तुमने सच में वहां पर जय भाई को देखा? वो किसी लड़की के साथ थे। रूही की बात सुनकर सब रूही की तरफ देखने लगे। सरिता जी भी जय का नाम सुनकर उसे देखने लगी। जब रूही ने कॉल रख दिया तो सरिता जी ने पूछा, क्या हुआ बच्चा, जय को क्या हुआ? वो थोड़ी हड़बड़ाई हुई थी। रूही ने सबको देखा, फिर बोली, मोम चाची, अभी मेरी एक दोस्त ने मुझे कॉल किया था। वो कह रही थी उसने रेसिंग एसोसिएशन में भाई को देखा था आज, और उसके साथ एक लड़की थी। और जिस तरह से रेहाना ने बताया, मेरे हिसाब से जय भाई के साथ नियति भी थी। क्या वो दोनों वहाँ क्या कर रहे हैं? उसे बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है ना, वो कुछ और करता है। उसे बस रेस और घूमना पसंद आता है। सरिता जी थोड़े गुस्से से बोली। उनकी बात सुनकर अर्जित भी बोला, आप सही कह रही हैं चाची, उसे किसी बारे में चिंता नहीं है। वैसे जहां तक मुझे पता है वहां टिकट लेने के लिए भी कनेक्शन चाहिए। सिर्फ पैसा होने से कुछ नहीं होगा। पर दोनों को कैसे टिकट मिल गया? हाँ भाई, आप सही कह रहे हैं। मैंने भी सुना था वहां टिकट पाना आसान नहीं है। नेहा भी सोचते हुए बोली। तभी रूही बोली, भाई मेरे दोस्त ने बताया कि उस लड़की को वहां सब बॉस कह रहे थे और उसे वीवीआईपी एंट्रेंस से एंट्री मिली। और उस लड़की ने और जय भाई ने सिक्योरिटी से कहकर रेहाना और आपके दोस्त मिहिर को धक्के मारकर वहां से निकाल दिया है। क्या मिहिर को उन्होंने धक्का मारकर निकाल दिया? उनकी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा करने की? अर्जित गुस्से से आग बबूला हो रहा था। हाँ, और जय भाई तो नियति के साथ गए हैं। क्या आपको लगता है कि नियति वहां कोई गलत काम कर रही है? कहीं वो कुछ बुरे लोगों के साथ तो नहीं मिल गई है सिर्फ वहां जाने के लिए? रूही अपनी लिप्स बाइट करते हुए बोली, जैसे उसे नियति के लिए कितनी चिंता हो रही हो। उसकी बात सुनकर सीखा जी गुस्से से भर गई। वो लड़की क्या अब वो बस टिकट के लिए इतने आगे चली गई है? सीखा जी को इतने गुस्से में देखकर रूही उन्हें शांत करने की कोशिश करते हुए बोली, मोम आप परेशान मत होइए। गुस्सा करना आपके लिए ठीक नहीं है। जब नियति आ जाएगी तो हम उसे समझाएंगे। तुम सही बोल रही हो मेरी समझदार बच्ची। वो आए तो हम उससे सवाल पूछेंगे। सीखा जी शांत होकर बोली। वही जय इस वक्त वीवीआईपी लॉन्च के अंदर बैठा हुआ था और हैरान होकर सब कुछ देख रहा था। ये जगह किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लग रहा था। ऊपर से सब उसे किसी वीआईपी की तरह ट्रीट कर रहे थे। स्टाफ और कुछ रेसर भी उसे मिलने आ रहे थे, जैसे वो कोई स्टार हो। जय ये सब वीआईपी ट्रीटमेंट को एंजॉय कर रहा था। जब उसे पता चला कि उसकी लिटिल सिस्टर ही इस एसोसिएशन की हेड है, तो उसे हैरानी और खुशी एक साथ हो रही थी। तभी एक लड़का जो 23-24 साल का लग रहा था वीवीआईपी लॉन्च में भाग कर आया और जय के सामने खड़ा हो गया और एक्साइटेड होकर बोला, हाय आई एम चिराग। वही जय अपने सामने खड़े लड़के को आंखें फाड़ कर देख रहा था, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि रेसिंग की दुनिया का लीजेंड चिराग खड़ा था, जिसे जय ज्यादातर टाइम फॉलो करता था और उसके साथ कभी ना कभी रेस करना चाहता था। चिराग जिसके लाखों फैंस थे, जिसका वो भी बड़ा फैन था, वो इस वक्त उसके सामने खड़ा उसे मुस्कुराते हुए ग्रिट कर रहा था। तो भला जय कैसे खुश नहीं होता? वो जल्दी से खड़ा होकर एक फैन की तरह बोला, हेलो चिराग, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। जय खुशी से उससे हाथ मिलाते हुए बोला।
उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि चिराग खुद उससे हाथ मिलाने के लिए आया है। चिराग इस वक्त आपने रेसिंग सूट में था। चिराग हंसते हुए बोला, तुम हमारे बॉस के भाई हो ना? वैसे भी हम सब आज पहली बार बॉस के किसी फैमिली मेंबर को देख रहे हैं, इसलिए हम सब थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हैं। जय ने स्माइल किया। वो बहुत एक्साइटेड और खुश था कि कैसे ये सब उसकी लिटिल सिस्टर को रिस्पेक्ट देते हैं। तभी एक स्टाफ ने लाकर जय के सामने स्नैक्स रख दिया। पूरा टेबल पर स्नैक्स का ढेर लग चुका था। चिराग भी जय के पास बैठ गया। जय ने उसे अपने साथ खाने के लिए इनवाइट किया था, क्योंकि उसे खाने का कोई मूड नहीं था। जय इधर उधर नजर घुमाकर अपनी लिटिल सिस्टर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर चिराग गैस करते हुए बोला, क्या तुम बॉस को ढूंढ रहे हो? तो जय ने हाँ में सिर हिला दिया। तो चिराग हंसते हुए बोला, बॉस तो सुमन के साथ सभी मॉडिफाई कार को चेक कर रही हैं जो सब आज रेस में उतरने वाले हैं। क्या मेरी लिटिल सिस्टर को स्पोर्ट्स कार और रेसिंग की भी नॉलेज है? जय ने हैरानी से पूछा। तो चिराग हंसते हुए बोला, अरे ये भी कोई पूछने की बात है। बॉस को सिर्फ कार की नॉलेज ही नहीं बल्कि बॉस एक इंटरनेशनल रेसर भी है। 3 सालों से जब से बॉस ने इंटरनेशनल रेस में हिस्सा लिया है, तब से कोई उन्हें हरा नहीं पाया है आज तक। उसकी बात सुनकर जय को खांसी आ गई। उसके मुंह से लगभग स्नैक्स बाहर आने को तैयार थे। क्या मेरी बहन इंटरनेशनल रेसर है, वो चैंपियन जो 3 सालों से लगातार जीत रही है? क्या उस रेसर का नेम निया नहीं है? जय ने हैरान होकर पूछा। हाँ, बॉस ही तो निया है, और मेरे स्किल भी बॉस की वजह से ही सुधरी है। फिर भी अभी भी मैं बॉस की स्किल की 10% को भी मैच नहीं कर पा रही हूँ। चिराग हंसते हुए सिर हिलाकर बोला। जय को आज एक के बाद एक झटका मिल रहा था। पहले वीवीआईपी एंट्री, फिर ये पता चलना कि उसकी लिटिल सिस्टर ही एसोसिएशन की बॉस है, और अब ये कि उसकी लिटिल सिस्टर एक इंटरनेशनल चैंपियन रेसर भी है, जिसे हर रेसर आडमायर करता है, जिसकी तरह हर कोई रेसिंग करना चाहता है। उसने मन ही मन सोचा उसकी बहन कितनी आउटस्टैंडिंग है, कर घरवाले उसे किस तरह ट्रीट करते हैं। जब उन सबको नियति की सच्चाई पता चलेगी तब वो सब जरूर फूट फूट कर रोने वाले हैं। जय को उन सबकी रिएक्शन के बारे में सोचकर ही हंसी आ रही थी। जब उसकी बहन की आइडेंटिटी जानने के बाद घरवालों की होगी, उसे अभी से उन सबकी फेस एक्सप्रेशन के बारे में सोचकर हंसी आ रही थी। क्या तुम वहां जाना चाहते हो? चिराग ने जय से पूछा तो जय ने हाँ में सिर हिला दिया और दोनों वहां से चले गए। थोड़ी देर में वो लॉन्च से बाहर आ गए और नियति के पास चले गए। आपने सामने इतनी सारी मॉडिफाई स्पोर्ट्स कार को देखकर जय हैरान और एक्साइटेड था। जय को देखकर नियति उसके पास चली गई, तो सुमन भी उसके पास चली गई। जय ने सुमन को देखा जो बहुत खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें और गोल सुंदर चेहरा और उसका डिफाइन लुक सब कुछ परफेक्ट था। चिराग की आवाज से वो होश में आया। चिराग उसकी कान में हंसते हुए बोल रहा था, ये हमारी बॉस की दोस्त सुमन, ये भी रेसिंग की शौकीन है। जय ने अकवर्डली सिर हिला दिया। उसकी लिटिल सिस्टर की दोस्त, ये लड़की कितनी खूबसूरत है, पर उसकी बहन से कम। भाई, क्या आपको इनमें से कोई कार पसंद है? आपको जो कार पसंद हो आप उन सबको ले सकते हो, नियति ने जय को देखते हुए कहा। तो जय हैरान हो गया। वो लगभग चिल्ला पड़ा, क्या इनमें से जो कार चाहे ले सकता हूँ? उसके पास सिर्फ एक स्पोर्ट्स कार था, वो भी दादी माँ से कहकर उसने लिया था। ये सभी कार करोड़ों में होगा और उसकी बहन जितनी चाहे ले जाने को बोल रही है। वहीं बाकी सभी स्टाफ और टीम की रेसर हैरान थे। ही भगवान, उनकी बॉस अपने भाई को कितना प्यार करती है। काश वो भी अपने बॉस के भाई होते। हालांकि उनकी बॉस ने उन्हें स्पोर्ट्स कार गिफ्ट किया था, पर जितना चाहे उतना ले जाओ, ये तो सबसे अच्छा था। एक रेसर आगे आकर बोला, जय सर, बॉस आपसे कितना प्यार करते हैं। जय ने घमंड और सेटिस्फेक्शन में सिर हिला दिया। सच में उसकी बहन उसे कितना प्यार करती है। वो घर जाकर अमृत, अर्जित और बाकी सबके सामने अभी ही शो ऑफ करना चाहता था कि उसकी बहन कितनी अच्छी है और उसने उसे कितना अच्छा गिफ्ट दिया है। वो अमृत और अर्जित के मुंह पर उनकी बेइज्जती करना चाहता था कि उन दोनों उसकी लिटिल सिस्टर को कितना मिसअंडरस्टैंड किया है। तभी चिराग आगे आकर बोला, बॉस आप कितने अच्छे हो, आपने भाई के लिए इतने कार और मेरे लिए कुछ नहीं। क्या मैं भी अपने मॉडिफाई कार को छोड़कर यहाँ से कोई कार सेलेक्ट कर सकता हूँ? चिराग की आंखें इस वक्त चमक रही थी। नियति ने चिराग को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और जय की तरफ देखकर बोली, हाँ, आपको जो भी कार पसंद हो आप उसे ले सकते हो। ये सुनकर जय खुश और एक्साइटेड हो गया।
अब वो भी सबके सामने कहेगा कि उसकी बहन ने उसे कितना स्पोर्ट्स कार गिफ्ट किया है। तभी उनकी एक टीम का मेंबर आकर बोला, बॉस वो सब घटिया रेजिंग टीम के लोग आ गए हैं। उसकी बात सुन सबका मुंह बन गया। एक टीम मेंबर हंसते हुए बोला, आने दो, वो सभी कुत्ते हर 6 महीने में यहाँ आते हैं और हर कर जाते हैं, फिर भी अभी तक उन्हें कोई अकल तो नहीं आई। बाकी सबने भी हाँ में सिर हिला दिया। तभी एक टीम मेंबर बोला, इस बार उन्होंने किसी और टीम से एक रेसर को इनवाइट किया है, लगता है उसके दम पर ही ये लोग उछल रहे हैं। ठीक है सभी रेसर्स, अभी हम सबको ट्रैक पर चलना चाहिए। इन लोगों की हिम्मत कैसे होती है हमसे बार बार पंगा लेने की, सुमन डेविल स्माइल करते हुए बोली। सुमन की स्माइल देखकर जय उसमें खो गया। तभी नियति भी अपनी रेसिंग सूट पहनने चली गई, क्योंकि आज वो भी रेस में पार्टिसिपेट करने वाली थी। थोड़ी देर में सब तैयार हो गए। जब नियति रेसिंग सूट पहनकर हेलमेट लेकर बाहर आई तो सब उसे देखने लगे। ब्लैक रेसिंग सूट में वो कहर ढा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे धूप में वो कोई चमकती हुई मोती हो। जय जल्दी से उसके पास चला गया। सबकी नज़र अपनी लिटिल सिस्टर पर देखकर उसे जलन हो रही थी। यहाँ ज्यादातर लड़के थे। वो अपनी बहन को इन सबकी नज़रों से बचाने की कोशिश कर रहा था। वो हंसते हुए सबकी नज़रों को ब्लॉक करके उसके सामने खड़ा हो गया। लिटिल सिस्टर, मुझे अपनी कार दिखाओ। मैंने तुम्हारी कार को कई बार लाइव देखा है। टू बी कंटिन्यूड।